हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है, और कि हमारे पास अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोड है तो उसका पोटेंशियल तो हमने देखा कि हम नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढा किसके थ्रू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू। हमने क्या किया कि अगर कभी भी किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है तो हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक हमने रेफरेंस लिया, इसकी वैल्यू को 0 सेट किया गया। इसकी वैल्यू को 0 सेट करने के बाद इसको किसी भी हाफ सेल से कपल किया गया, ठीक है, और जिस हाफ सेल के साथ कपल किया गया, ठीक, उनकी वोल्टमीटर में रीडिंग चेक की गई। वोल्टमीटर जो रीडिंग देता है, ठीक है, उस रीडिंग में जो वोल्टेज आती है वो जो हाफ सेल कपल किया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने ये इतनी सारे हाफ सेल रिएक्शंस को चेक किया और देखा कि इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और इस फॉर्म में अरेंज किया। जब इनको अरेंज किया गया तो ये जो सीरीज़ बनी उसी को बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ हमारे पास है ये हमारी क्या हेल्प करती है, किस तरीके से काम में आती है, ठीक है। तो अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई है इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये विद रेफरेंस टू SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें क्या किया गया, SHE का जो इलेक्ट्रोड आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 कंसीडर किया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ मेटल्स या मेटल आयंस ऐसे थे जिनकी वैल्यू इसके रेफरेंस में पॉजिटिव आई, ठीक है, वो ये सारे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव आई, वो ये हैं। और यहाँ पे जितने भी ये मेटल और आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सब की SRP वैल्यू लिखी हुई है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस फॉर्म में लिखी हुई है, SRP की फॉर्म में। SRP मतलब हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। और SRP की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि IUPAC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये अप्रूव्ड है, इसी को यूज़ करना है हमने जहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी जैसे जब हम कभी किसी हाफ सेल का SRP लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं SRP Mn+, ठीक है। ये होता है SRP लिखने का तरीका। क्या हुआ, मेटल का रिडक्शन हो गया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में कन्वर्ट हो गई। एक मेटल कटायन था जो मेटल में कन्वर्ट हो गया, इसको SRP बोलेंगे। और जो SRP होता है वो क्या होता है, E0 SOP के ऑपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेटल आयन अपने कटायन में चेंज हो गया, ये क्या होगा, SOP, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ बता रही हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के रेफरेंस में हमने हाफ सेल रिएक्शंस को यूज़ किया गया और उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया और इस तरीके से एक टेबल बनाई गई, ठीक है। तो इस टेबल के बारे में देखते हैं। देखो इस टेबल में जो फ्लोरीन है उसका हाईएस्ट SRP होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन अपना रिडक्शन बहुत इजीली करा लेता है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। और फ्लोरीन अपना रिडक्शन करके देखो फ्लोरीन अपना रिडक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन लेके इजीली 2 फ्लोराइड आयंस बना लेता है, हाईएस्ट SRP है, ठीक है। दूसरा हमने नीचे लिखा हुआ है इधर, पहले इधर ही बात करते हैं। देखो फ्लोरीन का हाईएस्ट SRP है, इससे नीचे जैसे जैसे हम आते हैं ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक SRP's वैल्यू घट रही है, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन क्या हमने बताया था, जो हमने SHE लिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी मेटल है या मेटल आयंस हैं, ठीक है, इनका SRP नेगेटिव है, ठीक है। इनका SRP नेगेटिव है तो इनका ये मतलब ये हुआ कि इनका SOP पॉजिटिव है। ये सारे मेटल या आयंस ससेप्टिबल है रिडक्शन के, इजीली रिड्यूस हो सकते हैं। और ये सारे हाइड्रोजन से नीचे ये सारे
इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इनका SRP नेगेटिव है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम एप्लीकेशन की फॉर्म में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे काम में आ सकता है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारे कहाँ कहाँ पे काम आएगी, आगे हमें ये देखना है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन की फॉर्म में इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं कि क्या होगी। देखो, अगर कोई एलिमेंट या सब्सटेंस बहुत अच्छे से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन कपल होती है ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से। एक ऑक्सीडेशन हाफ होगी, एक रिडक्शन हाफ होगी, तब एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अगर कोई सब्सटेंस बहुत अच्छा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो कहीं उसी उधर ही कहीं कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है जिसके इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर मतलब दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, यही होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। तो अगर आपको बोला जाए कि फ्लोरीन का रिड्यूस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, मतलब इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है कि ये रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए, ये कहीं से तो आए, मतलब अगर इसकी विसिनिटी में कोई सब्सटेंस आएगा, ठीक है, इसकी टेंडेंसी होगी उसके इलेक्ट्रॉन लेने की। तो अगर ये उसकी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये उस दूसरे सब्सटेंस का, खुद का दूसरे सब्सटेंस का बहुत ईजिली क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर ये उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी चीज, और अगर कोई सब्सटेंस बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, जैसे हम लिथियम का एक केस ले लेते हैं। लिथियम बहुत इजीली ये करता है, तो इसके विसिनिटी में अगर कोई सब्सटेंस होगा, कोई एलिमेंट होगा, तो इसकी टेंडेंसी है ये उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, तो ये उसको क्या करेगा, रिड्यूस। तो लिथियम क्या यूज होगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो फ्लोरीन हमारा है उसका हाईएस्ट SRP है और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पिछली बार भी हमने थोड़ी बहुत बात की हुई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, रिड्यूसिंग एजेंट्स की, लेकिन अभी हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में बात कर रहे हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हम SRP वैल्यू कंपेयर करके ये बता सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का कि उनका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, गेटिंग इट। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस है, देखो हम एग्जाम्पल से करते हैं। देखो, जैसे A, B और C दे दिया, ठीक है, और इन तीनों का SRPs दे दिए कि क्या है SRP। एक का 1.1 है, एक का 2.2 है और एक का 1.3 है। ठीक है, ऐसा कुछ SRP दिया हुआ है, वोल्ट में ही होता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब बताओ इनकी रिड्यूसिंग पावर्स क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नोट डाल के लिखेंगे, द एलिमेंट्स और आयन having higher SRP value have better oxidizing नेचर बोल लो या पावर बोल लो। ठीक है, और वाइस वर्सा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? इसका मतलब ये है जिन एलिमेंट्स हैं आयन का, यहाँ पे जैसे तीन सब्सटेंस दिए हैं A, B, C, इनका ये SRP है। ठीक है, जिसका SRP हायर होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा मैंने क्या लिखा है कि अगर SRP लोअर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर्स कम होंगी। ठीक है, और एक और चीज़ लिखो, द एलिमेंट्स और आयंस
having lower SRP value have better reducing पावर या नेचर, कुछ भी डाल लो, और वाइस वर्सा। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन का SRP हाईएस्ट था और हम उसको क्या कह रहे हैं, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमारे लिथियम का मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है, लोवेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो अब अगर आपको इस तरीके से तीन कुछ आयन्स एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस दिए जाए जिनकी SRP वैल्यूज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई अब इनकी या तो रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस बताओ या ऑक्सीडाइजिंग पावर का सीक्वेंस बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग पावर सीक्वेंस, क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो अब देख लो किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, जिसका लोवेस्ट SRP होगा। ठीक है, लोवेस्ट SRP, देखो यही तो है ना, लोवेस्ट SRP जहां पे है वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है मैंने। ठीक है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ए, रिड्यूसिंग पावर सीक्वेंस है ये। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, सी, उसके बाद कौन सा होगा, बी। ठीक है, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग पावर सीक्वेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लिखो ऑक्सीडाइजिंग पावर सीक्वेंस, कैसे लिखोगे, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, बी की, उसके बाद किसकी होगी, सी की, उसके बाद किसकी होगी, ए की। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। ये अभी हमने हाइपोथेटिकल कुछ ABC लिया है, अभी हम इसी तरीके की चीज़ों को अपने किसी प्रेजेंट एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी हटाऊँ इसको। ठीक, तो इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस ABC की जगह आपको मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको दिया हुआ है फ्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस। ठीक है, इन तीनों का आपने रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर बताना है तो कैसे बताओगे। देखो अगर हम बोले रिड्यूसिंग पावर की सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर की सीक्वेंस कुछ ऐसे होगी, जिसका SRP लोवेस्ट होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो सबसे कम SRP किसका है मेरे ख्याल से, तो इधर आयोडीन का होगा, देन इज ब्रोमीन, देन इज क्लोरीन, देन इज फ्लोरीन। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर सीक्वेंस क्या होगी, I2 की सबसे ज़्यादा, Br2 की। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमको चूज करना है कि इनमें से हमने एक गैस चूज करनी है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो हम कौन सी चूज करेंगे, प्रेफरेबली ये वाली चूज करेंगे, क्योंकि इसका ही इन चारों में, इन ऑल नहीं, इन चार गैसेस में इसका सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर है इसके पास, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है हम कह सकते हैं। ठीक है, इन चारों में, इन ऑल नहीं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑब्वियसली फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा है, देन इज क्लोरीन। अगर इन चार में से पूछा जाए कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ठीक है, डेफिनेटली हमारी फ्लोरीन गैस होने वाली है। ठीक, तो ये था एक कंपैरेटिव। अब देखते हैं कि अगर हमसे, ये तो ठीक है मैंने आउट ऑफ द हैलोजन्स ही पूछा है, अलग नहीं पूछा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा बोला है, लेकिन आपसे कंपेयर कर लिया जाए, कोई भी तीन एलिमेंट्स दे दिए जाएं, तब आप कैसे करोगे। देखो नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको SRP वैल्यूज ही कंपेयर करनी है। ठीक है, SRP वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SRP वैल्यू कम है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, SRP वैल्यू ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SRP वैल्यू कम, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जितनी कम SRP वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली छोड़ देने हैं। इसका ऑक्सीडेशन, देखो इन सब का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, सॉरी, इन सब का क्या होता है,
ऑक्सीडेशन नेगेटिव पोटेंशियल है ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है इनकी, तो ये बहुत अच्छे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ऑन द कॉन्ट्रेरी इन सब की टेंडेंसी क्या है, बहुत अच्छा रिडक्शन की टेंडेंसी है इनकी, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर्स जो है वो कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उधर तक आएंगे हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कम होती जाती है धीरे धीरे धीरे, ठीक है, और रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। खुद का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं इसको हटा देती हूँ, कैसे चेंज होता है, ठीक है, नोट डाल के लिखो। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्रॉम हायर SRP value to lower SRP, the oxidizing power decreases, ठीक है, and reducing power इंक्रीजेस, ठीक है। अगर आपको इतना पता चल गया तो अब आपसे किसी का भी कोच कंपैरिजन करा सकता है। आपसे पूछ लिया जाए Au3+, ठीक है, पोटेशियम, और ठीक है, इनमें से बताओ इनमें इनका रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस क्या होगा, या सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा होगा जिसका लोवेस्ट एसआरपी हो। लोवेस्ट एसआरपी किसका है, K+ का, पोटेशियम कटायन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करोगे कि आपकी एसआरपी वैल्यूज कितनी है। एसआरपी वैल्यू डिसाइड करता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसकी रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। आप आगे कहीं और भी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करोगे, कभी दो इनको कंपेयर करना है कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके दिमाग में है तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा एस्टिमेट कर पाना। देखो कभी आपको सपोज दिया हुआ है कि 2 रिएजेंट्स दे दिए, ठीक है, उनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो आप वहाँ पे डिसाइड करके बता सकते हो कि हाँ ये ऊपर हो सकता है, ये इसका अच्छा रिड्यूसिंग नेचर हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंड एप्लीकेशन क्या है। देखो सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की यही है कि वो बताता है फिजिबिलिटी ऑफ ए सेल, कि अगर कोई सेल हमने बनाया है 2 इलेक्ट्रोड्स को लेके, कैथोड एनोड को लेके हमने एक गैल्वेनिक सेल बनाया है, तो क्या वो गैल्वेनिक सेल फिजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो है हमारी सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी हम उसके बाद अपनी सेकेंड एप्लीकेशन पे जाते हैं जो कि क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ सेल्स। फिजिबिलिटी भी बोल सकते हैं ऑफ दिस सेल और रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये हम कैसे बताएंगे, इसी के साथ हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करनी पड़ेगी, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या बोला था, अगर हम स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की बात करें, एक टेबल बना लो, देखो कोई सेल है उसका E0 होगा, उसके डेल्टा G की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं उसकी स्पॉन्टेनिटी, अगर किसी
सेल का ई नॉट पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, और वो सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर कोई सेल का ई नॉट नेगेटिव है, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, और स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात हमें पता है। अब ये एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। एक और चीज क्या थी कि जो हमारा ई नॉट ऑफ सेल होता है या ई सेल होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, और ये हमने लिखा है एसआरपी की फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में नहीं लिखा, ठीक है, ये होता है। तो यही सारे फैक्ट्स अप्लाई करके और अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के हम बता सकते हैं कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन या कोई गिवन सेल जो इन दोनों इन सारे सब्सटेंसेस में से किसी दो को मिक्स करके बनाया गया है, वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, पहले उससे पहले थोड़े से रफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, कोई भी सेल अगर हम बनाएं, ठीक है, उसके अंदर इस साइड में से एक कैथोड चूज कर लिया जाए और इधर से कोई भी एक एनोड चूज कर लिया जाए, वो सेल हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। समझी क्या मतलब? अगर मैं एक रिएक्शन इसके ले लूं प्लस इसके ले लूं, इन दोनों की जो कंबाइंड रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। इसका क्या मतलब है? जो EU है वो जाएगा हमारा कैथोड पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ठीक है। दूसरा सोडियम किस पे जाएगा, एनोड पे, इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो भी रिएक्शन होगी ये स्पॉन्टेनियस होगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ये बस मैंने एग्जांपल दिया है, थ्योरेटिकली ये रिएक्शन फिजिबल होगी, ठीक है, क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है, जो इसका एसआरपी ज्यादा होगा वो किस पे जाएगा, हमेशा कैथोड पे, जिसका एसआरपी कम होगा वो किस पे जाएगा, हमेशा एनोड पे, ठीक है। तो मैं क्या कहने चाह रही थी कि अगर आपको दो इलेक्ट्रोड्स या दो हाफ सेल रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव एसआरपी और नेगेटिव एसआरपी दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला है वो कैथोड है और जो नेगेटिव वाला हाफ रिएक्शन है वो एनोड पे अगर हो रही है, ठीक है, तो वो सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। आगे हम प्रॉब्लम करेंगे इसकी, थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव एसआरपी और नेगेटिव एसआरपी अगर दिया हुआ है, एक का पॉजिटिव एसआरपी एक का नेगेटिव एसआरपी है, दोनों को कंबाइन करके अगर एक सेल बनाया जाए थ्योरेटिकली, ठीक है, तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि उसका जो ई नॉट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। जैसे हम और देख लेते हैं, सपोज हमारे पास जिंक और कॉपर के जो हमारे डेनियल सेल में एग्जांपल था उसमें क्या था, कॉपर 2 प्लस जिंक क्या बना रहा है, जिंक 2 प्लस कॉपर, इसका क्या हुआ, सॉरी रिडक्शन, ये किस पे होगा, कैथोड पे, एसआरपी क्या था, हायर, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एसआरपी क्या था, लोअर,
ये आपका कॉपर यहाँ पे है, आपका जिंक यहाँ पे है, दोनों को मिक्स करके ऐसे बनाया गया। ठीक है, जब कोई रिएक्शन करते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है उसका एसआरपी लोअर होना चाहिए, जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसका एसआरपी हायर होना चाहिए। ठीक है, तब वो रिएक्शन फिजिबल है। उसका जो ई नोट आएगा उस सेल का या उस फुल रिएक्शन का वो पॉजिटिव आएगा तो फिजिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, ये जो टेबल हमारी सीरीज पूरी है ये रिडक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, जो हमारा रिड्यूस्ड आयन है, जो हमारा रिड्यूस्ड आयन है विच इज कॉपर, अगर वो प्रोडक्ट्स की साइड में है और उस रिएक्शन का एसआरपी हायर है तो रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये जो कॉपर से कॉपर 2+ बनना है और ये प्रोडक्ट की साइड में है, ठीक है, तो क्या है, रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, तो एसआरपी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से एसआरपीज को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि जो दो हाफ रिएक्शंस मिली है वो एक फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन बनाएगी या नहीं बनाएगी, वेदर इट इज अ सेल और a रिएक्शन ओनली। ठीक है, अब जैसे हम इधर ही कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास है सपोज इन दोनों का एग्जांपल, देखो कैथोड, अगर मैं बोलूं ये रिएक्शन हुई Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूस 2Cl-। ठीक है, एनोड पे मैं बोलूं ये रिएक्शन हुई ठीक है, तो क्या, अब देखो क्या ये जो एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन आएगी क्या होगी, ये Cl2 गैस प्लस 2Hg 2Cl- प्लस 2Hg2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बनी। ये दोनों हाफ, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी, सॉरी ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है जो कंप्लीट है, क्या ये एक फिजिबल रिएक्शन है, नहीं है। देखो इसका एसआरपी हायर था इसके कंपैरेटिवली, ठीक है, और ये किस पे है, कैथोड पे, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाता, इसको कैथोड पे रख लिया जाता, इसको एनोड पे रख लिया जाता, तो ये फिजिबल नहीं होती, क्योंकि इसका लोअर एसआरपी है। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ भी हो सकती है इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, और हमारे सेल की स्पॉन्टेनिटी के हमारे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है, प्रॉब्लम्स है, अभी हम वो करते हैं 1 by 1। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट E0 cell वही एट टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ठीक है, और आपको इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक, प्रोवाइडेड क्या है, आपका सेल कुछ ऐसे है। ठीक है, और आपको इसका डेल्टा G0 निकालना है। ठीक है, और आपको और क्या दिया हुआ है, E0 Ag2Ag plus is equals to minus 0.80 volt. Second is Zn to Zn2 plus is minus plus 0.76 volt। ठीक है, ये डेटा आपको दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। E0 सेल निकालना है, सेल की रिएक्शन लिखनी है, डेल्टा G0 निकालना है।
तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सेल फिजिबल है या नहीं है। देखो Ag प्लस कहीं यही कहीं है, ठीक है, और आपका जिंक का इलेक्ट्रोड ये वाला है, ठीक है, तो इन दोनों से एक सेल बना, ठीक है। ये जिंक, इसका SRP लोअर है, ये किस साइड है, एनोड की साइड है, ठीक है, और ये किस साइड है, कैथोड की साइड है, ठीक। तो आपका ये सेल फिजिबल होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली ये सेल फिजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हमने फिजिबिलिटी की बात की, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये सेल अगर फिजिबल हो रहा है तो इसका ई नोट क्या होगा, सेल रिएक्शंस क्या होगी, किस तरीके से करेंगे। देखो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो इस साइड क्या लिखते हैं, एनोड, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कैथोड, ठीक है, और ये क्या हो गई हमारे सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हुई, ऑक्सीडेशन एनोड पे जो रिएक्शन हुई, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, क्या हो रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2 2 2, ठीक है। तो अब हमारी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2++ 2Ag सॉल्ट। ये है हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये है हमारी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसने हमें ई नॉट दिया है Ag पॉजिटिव। देखो यहाँ पे Ag से Ag पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, Ag ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये उसका पोटेंशियल है, तो ये SRP नहीं है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, लेकिन ये SRP नहीं है, ये SOP है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने क्या दिया, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, SOP है, ठीक है। तो हम इसको SRP में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। SRP में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, ई नॉट, अभी कैसे लिखेंगे इसको, Ag प्लस 2Ag, ये ना रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें, इसको कैसे लिखेंगे, Zn2+2 Zn, ठीक है। अब ये क्या हो गया, SRP, ये दोनों क्या थे, SOPs, अभी हम क्या लिख रहे हैं, SRP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया था आपको क्वेश्चन में, आपको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इतना -0.76 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल दो ई नॉट से, क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक, ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है 0.80, ठीक है, और ई नॉट ऑफ एनोड कितना है -0.76 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट तो बाद में लगा देंगे, ठीक। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 6 1.56 वोल्ट, ठीक है। ये क्या आया आपका, ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। और इसने हमसे क्या बोला है, इसने हमसे बोला है कि हमें डेल्टा जी और निकालनी है। ये आपकी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये आपका हो गया ई नॉट ऑफ सेल, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसी का ही डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक है। थोड़ा रिकॉल करते हैं, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, इसको मैं हटा देती हूँ या इधर कर देती हूँ। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने में है -296,500। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1.56 वॉट। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा आप देखिए ना कैलकुलेट करके। ठीक है, ये आपके सारे फॉर्मूलाज लगे। ठीक, अब इस प्रॉब्लम से आपको समझ में आया कि हमारे जो ये 3 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे कि हमारा डेल्टा जी हम कैसे निकालेंगे और रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। देख लो इसको अच्छे से, फिर मैं इसको हटा देती हूँ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा सेल रिएक्शन को ट्रिकी कर दिया है। वही है स्टार्टिंग के आपके क्वेश्चन की क्लास की तरह ही है। वही कैलकुलेट ई नॉट डेल्टा जी नॉट एंड सेल रिएक्शन। एट 298। ठीक है, सेल क्या दिया हुआ है आपको, सेल दिया हुआ है क्रोमियम 3+ सॉलिड ब्रिज Pb2+2 Pb। ठीक है, जो आपके प्रोवाइडेड वैल्यूज हैं वो है ई नॉट क्रोमियम 2 क्रोमियम 3+। देखो फिर से यहाँ पे SOP दिया है 0.74 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट Pb2 सॉरी ये दिया हुआ है Pb2+2 Pb। इन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान रखता है प्रॉब्लम करते टाइम ना। कोई भी आप प्रॉब्लम करते हो तो आप ये देखना कि ये SRP दिया है या SOP। इधर वो ट्रिक खेल सकता है, आपको इन वैल्यूज को एक्सचेंज करके दे सकता है। सिंपली आपको एक नेगेटिव साइन तो प्लेस करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है -0.13 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को कन्वर्ट करो, इसी पे ध्यान दो। अभी इस पे हैं हम क्रोमियम 3+2 क्रोमियम 3, इसको ऐसा ये SOP दिया हुआ था, SRP में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -0.74 वोल्ट। इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली बात है, देखो ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। इसको कहाँ पे रखा है, एनोड पे, इसको कहाँ पे रखा है, कैथोड पे। ठीक है, तो क्या ये सेल्फ विजिबल है? ऑब्वियसली है। जिसका हायर SRP है कंपैरेटिवली इसका हायर है ना, इसको किस पे रखा है, कैथोड पे। तो हाँ, ये सबसे पहले तो हमने यही बता दिया। अगर फिजिबिलिटी की बात है कैथोड एनोड की, तो आप उनकी SRP वैल्यू चेक करके ही बता सकते हो। इफ लिख लो इस पॉइंट को, इफ हायर SRP electrode is placed at cathode, then the cell is always spontaneous or visible। लिख लो इसको अच्छे से पॉज करके। मैं अभी इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अभी हमको इसमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारी एनोड हाफ और कैथोड हाफ रिएक्शंस क्या होगी। कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है, रिडक्शन हाफ। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी, Pb2++2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb सॉलिड। ठीक है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, क्या होगी, क्रोमियम 3++3 क्रोमियम 3+ गिव्स क्रोमियम गिव्स क्रोमियम 3++3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक अपनी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। तो क्या करेंगे, इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर सोशियोमेट्री 2 थी, इधर 3 थी, तो एक दूसरे के ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन के आएगी,
3Pb2 plus 2 chromium gives 3Pb plus, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन तो ये हो गई। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितना है हमारा 6, 3 2 6, सेम ईयर 6 से 6 कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो n यहाँ पे हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ना 2 3, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। जो हमारा n आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। अभी हमें अपना E नोट कैलकुलेट करना है भाई, E नोट सेल, तो E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड लिख देंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी कैथोड का हमारा, क्या है 0.13 माइनस 0.74 वोल्ट, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 165। ये आपका आंसर है पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव है तो आपका सेल स्पॉन्टेनियस है, ये हमने पहले बता दिया था। डेल्टा जी नोट क्या होगा माइनस NF E नोट माइनस n कितना हो गया 6 96500 इंटू E नोट क्या है 0.51 वोल्ट, ठीक है। क्लियर, ऐसे हमारा डेल्टा जी निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखो आपके पास क्वेश्चन सिर्फ इतना भी हो सकता है कि सेल रिएक्शन लिखो, ये बताओ एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये बताओ और डेल्टा जी नोट क्या होगी या ई नोट क्या होगा, इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये है कि एक हमने कंप्लीट कर दिया कि इस अब तक जितना हमने पढ़ा उसमें से किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद एक दो प्रॉब्लम हम और देख लेते हैं। एक सिमिलर एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करना, मैं लिख देती हूँ, काफी ज्यादा सिमिलर है। इसमें भी थोड़ा सा जो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन थी वो ट्रिकी थी, अभी जो मैं लिख रही हूँ उसमें भी थोड़ी सी वही में है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है वही कैलकुलेट, मैंने ये भी हटा दिया, चलो फिर से लिख देते हैं। आपको E नोट सेल निकालना है, डेल्टा जी नोट निकालना है और क्या लिखनी है ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। और आपका सेल कुछ इस तरीके से है, सॉरी आपके 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं, उसका देखो किस तरीके से है ये सवाल, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ये आप लोग खुद ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे बताना। इसमें दिया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं, Al3+ एक्वस से एल्यूमिनियम और Mg2+ से Mg, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनका जो E नोट है Al3+ से Al -1.66 वोल्ट, ठीक है। दूसरा Mg2+ से Mg -2.36 वोल्ट, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, आपको बनाना है, यू हैव टू मेक ए फिजिबल सेल using these 2 given half cells and then calculate E cell, okay, delta G naught and write down
आपको तब तक ये करा देती हूँ कैसे करेंगे। देखो SRP है, ये भी SRP है, ठीक है। दोनों SRP दिए हुए हैं, कंपैरिजन करो किसका SRP कंपैरेटिवली हायर है, एल्यूमिनियम का। इसका मतलब ये क्या बनेगा, कैथोड, ही क्या बनेगा एनोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बनने वाला है, एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Mg2 ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, Al3+2 एल्यूमिनियम, ठीक। ये बनेगा हमारा एक स्पॉन्टेनियस सेल, ठीक है। इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होने वाली है, रिडक्शन यहाँ पे होगा, इसका मतलब Al3+3 इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया, एल्यूमिनियम। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होने वाली है, ठीक। हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिंपली Mg2+2 इलेक्ट्रॉन। इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या आएगी, प्रीवियस की तरह 2Al3+, ठीक है, 3 मैग्नीशियम क्या देता है हमारा, ये आएगी हमारी सेल की रिएक्शन ओवरऑल, ठीक। ई नॉट आप कैलकुलेट कर लोगे, और ऐसे ही ई नॉट में यहीं पे लिख देती हूँ। ई नॉट क्या होगा, -1.66 माइनस 2.36, क्या वैल्यू आएगी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक, 0 0.80, ठीक है। इतना वोल्ट हो गया, डेल्टा जी आप निकाल लोगी, -NF E नॉट, एम यहाँ पे कितना होगा 6, बाकी वैल्यूज आप पुट कर लेना, ठीक है। तो ये थे आपके गैल्वेनिक सेल्स पे आपके क्वेश्चंस कि आपको ई नोट कैसे निकालना है, डेल्टा जी नोट कैसे निकालनी है, ठीक है। अब ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक एप्लीकेशन में था, ठीक है। इसके बाद हम अपनी थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारी थर्ड एप्लीकेशन क्या होगी। थर्ड एप्लीकेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, सेल्स से थोड़ा हटके है। थर्ड इज अबाउट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स, ठीक है। आप देख रहे होंगे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कई सारे मेटल्स अवेलेबल हैं, तो हम उनका ऑर्डर भी बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपसे इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का अगर सोल्यूशन है जिंक के साथ रखेंगे तो ZnSO4 हो जाएगा, डेनियल सेल की तो रिएक्शन है और कॉपर बन जाएगा, तो मतलब क्या है, जिंक का कंटेनर डिकम्पोज हो रहा है, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने बता दिया। लेकिन अगर हम मेटल्स को चेंज कर दें, कुछ और आपसे पूछ ले, ऐसे बोल दिया जाए कि CuSO4 सोल्यूशन है, अगर मैग्नीशियम के कंटेनर में रखें हाइपोथेटिकली तो रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। CuSO4 है, आयरन के कंटेनर में रखें, रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। या फिर आपसे बोल दिया जाए ZnSO4 है आयरन के कंटेनर में, इन सब के जवाब हम कहाँ से देंगे, ठीक है। तो हमें रिएक्टिविटी बतानी पड़ेगी मेटल की, और वो भी किस फॉर्म में कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीडेशन के लिए, टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। जिस भी मेटल का SRP
लोअर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, SOP हायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा कॉपर सल्फेट था, ठीक, उसको आयरन कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जिस मेटल का SRP लोअर है वो ऑक्सीडाइज होगी, वो डिकम्पोज होगी। एक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आयरन की रोड से आप स्टर नहीं कर सकते हो, एक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आयरन के कंटेनर में आप नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आयरन की टेंडेंसी है ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की। या आप बोल सकते हो कि पीछे मैंने पढ़ाया था कि जो आयरन है वो क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसका रिडक्शन कर देता है, कॉपर बना देता है, और ये इसका रिडक्शन कर रहा है तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब आपसे किसी का भी पूछ लिया जाए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को क्या आप एल्यूमिनियम के कंटेनर में रख सकते हो, देख लो किसका SRP ज़्यादा है किसका कम है। जिसका SRP कम है उसके कंटेनर में नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जनरल फॉर्म में, मैं आपको बता देती हूँ कि कोई मेटल है M, ठीक है, उसका SRP है सपोज 2, ठीक है, दूसरी मेटल है N, ठीक है, इसका SRP है सपोज 1 वोल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है, और M+X के सोल्यूशन को क्या हम इस N मेटल में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ठीक है, ये जो N है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और इस M+ को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि किसी मेटल है, कोई मेटल है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है M+X-, उसको इस N मेटल के कंटेनर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये मेटल M और N इसमें से किसका SRP ज़्यादा है। जिसका SRP ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को लोअर SRP वाले कंटेनर में नहीं रख सकते हैं। आप किसी को भी कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, एक जनरल अगर मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं, या हम कंसीडर करके चलते हैं कि कभी भी तो वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा AU है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, उसके बाद कॉपर से, उसके बाद PB से, ठीक है, उसके बाद SN से, आयरन से, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, सॉरी इनके आयंस की फॉर्म में लिखेंगे। SRPs का ऑर्डर, ठीक है, ये सारे आयंस, लिथियम इस फॉर्म में स्टेबल है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और PB के कंपैरेटिवली PB इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, आयरन और क्रोमियम के कंपैरेटिवली क्रोमियम इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो जो लोअर SRP, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, द मेटल्स हैविंग lower SRP values are stable in their positive oxidation state। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। जिनका SRP लोअर होगा, जिन सारी मेटल्स का, वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल रहेंगी, उनकी टेंडेंसी होगी कि वो ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर में पहला हमने डिस्कस किया। सेकंड बात क्या होगी हमारी, सेकंड ये है
तो थी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स acids having H plus ions। ठीक, ये कैसे बताएंगे? देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे जितने भी मेटल या आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, वो इजीली H प्लस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ठीक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स और H प्लस आयन और रिएक्टिविटी order with H plus ion to produce H2 gas। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स हैविंग नेगेटिव SRP वैल्यू can easily react with H plus ions to produce H2 gas। ठीक है, ये सारी मेटल्स इजीली H प्लस के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बनाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक रिएक्शन मान के चलो जहाँ पे ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसके कंपैरेटिवली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही काम करेंगी। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स जो यहाँ पे दी हुई है वो इजीली H प्लस आयंस के साथ हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। जैसे कि अगर आपने लिया जिंक, और ये जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है, इसको हाइड्रोजन को दे देता है। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल है जिसका नेगेटिव SRP है, क्योंकि जिनका भी नेगेटिव उनका हाइड्रोजन से तो नीचे ही है नेगेटिव, तो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली नेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन का क्या करेंगे, रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये एक बात ये थी। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि जो हमारी मेटल्स हैं उनमें से किन किन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। तीसरी चीज आती है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आप ये भी बता सकते हो कि किन किन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो स्टेबल होंगे। देखो, इधर वाटर से नीचे जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं, इन सब के ऑक्साइड्स अच्छे स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ये मॉडरेटली स्टेबल हैं, और इनके थोड़े से हीट करने पे ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या रहेगा, इधर आप मार्क कर लेना, लिख लेना, इधर वाटर से नीचे के जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, सपोज Al2O3 बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, या सोडियम, ये सारे बहुत अच्छे स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये वाले होते हैं, और इधर जो मेटल्स प्रेजेंट है उसके बाद ये। ठीक, तो अब अगर आपसे अगर पूछ ले कि ये जो 3 मेटल ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो मेटल आयन हैविंग नेगेटिव SRP वैल्यू या फिर हायर नेगेटिव SRP वैल्यू, और हायर नेगेटिव SRP वैल्यू को क्या बोलेंगे, लोअर SRP वैल्यू, फॉर्म्स स्टेबल मेटल ऑक्साइड।
ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव एसआरपी किस मेटल आयन का है? सोडियम प्लस का। तो Na2O की स्टेबिलिटी ज़्यादा है मैग्नीशियम ऑक्साइड से और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी भी आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं कंपेयर कर दूँ Al2O3 को, ठीक, और इधर से आप ले लो, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। तो मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर में इसकी तीसरा इसने क्या बताया? ये बताया कि हम मेटल्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर को बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक। तो मैं अभी आप एक ब्रीफ में बता देती हूँ जल्दी से कि हमने इस लेक्चर में क्या देखा। एक तो ये कि जो हमारी केमिकल सीरीज़ है कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ से स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की 3 बेसिक एप्लीकेशन होती है। पहली चीज़ वो बताती है कि कोई सब्सटेंस जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर्स क्या होगी। जिसका हायर एसआरपी होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका लोवेस्ट एसआरपी होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में हमने बताया कि कोई सेल अगर हम इन सब मेटल्स या आयन से मिलके बनाते हैं तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल नहीं होगा, या फिर कोई रेडॉक्स रिएक्शन वो फिजिबल होगी नहीं होगी, ठीक है। तो उसका हमें अच्छे से पता है। अगर हमारा ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा सेल फिजिबल है, ठीक है। उस बिहाफ पे हमने सेल की स्पॉन्टेनिटी की बात की। और थर्ड एप्लीकेशन हमने देखी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। उसमें हमने 3 टाइप का रिएक्टिविटी देखी। पहली कि उनका ऑक्सीडेशन कितना इजीली अब पॉसिबल है, दूसरी चीज़ की वो H+ आयंस के साथ रिएक्ट करके H2 कौन सी मेटल इजीली लिबरेट करती हैं, ठीक है। और तीसरा हमने देखा कि किन किन मेटल्स के ऑक्साइड अच्छे स्टेबल हैं, ठीक है। तो अभी तक ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन। अपने अगले लेक्चर में हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज़्यादा रखेंगे और हम पढ़ेंगे अपनी नर्स इक्वेशन के बारे में कि नर्स इक्वेशन क्या है, क्यों है, क्यों आई, है ना। अभी तक देखो हमने सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नहीं आए हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कंडीशंस अगर नॉन स्टैंडर्ड होती हैं तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नर्स इक्वेशन का क्या है, कैसे यूज़ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और उस नर्स इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या क्या पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अच्छे से पढ़ाई करो और थैंक यू वेरी मच।